वेलकम। आज हम बात करेंगे मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसमें आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे काम करती है। मोदी-गिलानी मिलर की अप्रोच के अनुसार यदि टैक्सेस नहीं है तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करता है और ना ही वो वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट करता है। और एक फर्म जिसमें डेट है और एक फर्म जिसमें डेट नहीं है, जो प्योर इक्विटी फर्म है, दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होती है। तो जब हम इस अप्रोच की बात करते हैं तो ये अप्रोच काम कैसे करती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम ने की अप्रोच जो है उसने भी यही बोला था, डुरन ने उसने भी यही बोला था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित नहीं करता है। और मोदी-गिलानी मिलर ने भी यही बात बोली, बट उन्होंने इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन दिया, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया, जिसको आर्बिट्रेज प्रोसेस कहा जाता है। मोदी-गिलानी मिलर के अनुसार यदि दो फर्म जो हैं उनकी एसेट्स एक जैसी हैं, जो काम करने वाली एसेट्स हैं बिजनेस में, वो दोनों फर्म की यदि एक जैसी हैं, तो वो अलग अलग वैल्यू जो है वो कमांड नहीं कर सकते, उनकी मार्केट वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। और यदि ये वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है फर्म की अलग अलग होती है, तो वहां पे आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो पिक्चर में आएगी और वो रोल प्ले करेगी। और वो क्या रोल प्ले करेगी, वो दोनों फर्म की वैल्यू को बराबर कर देगी। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पे दो मार्केट हैं, ए और बी। एक मार्केट में जो आलू हैं वो 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, एक मार्केट में 40 रुपए बिक रहे हैं। और आप जो वहां पे बायर हैं, परफेक्ट मार्केट यहाँ पे है, आपको पूरा नॉलेज है मार्केट के बारे में, तो आप क्या करेंगे। आपको सामने यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं एक मार्केट से, ए मार्केट से इसको खरीद लेता हूँ, आलू को खरीद लेता हूँ और बी मार्केट में बेचता हूँ, तो मुझे 1 किलो पर 20 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ए मार्केट से खरीदेंगे, बी मार्केट में बेचेंगे। इससे होगा क्या, ए मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं होंगे। मार्केट परफेक्ट है, सभी बायर्स को ये नॉलेज होगा, वो सभी लोग ए मार्केट में खरीदेंगे और बी मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। तो ए मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने के कारण वहां पे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और बी मार्केट में जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई के बढ़ने के कारण प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह दोनों ही मार्केट में आलू की प्राइस एक ही हो जाएगी। इट मीन्स कि दोनों मार्केट में ये प्राइस अलग अलग बड़े समय तक नहीं रह सकता। और जो प्रोसेस एक मार्केट से खरीदने में और दूसरे मार्केट में बेचने, एक प्रोसेस से खरीदना और दूसरे मार्केट में बेचना, इसको आर्बिट्रेज कहा जाता है। हम कहाँ से खरीदते हैं, जहां पे वैल्यू कम होती है वहां से खरीदते हैं, और कहाँ बेचते हैं, जहां पे वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पे याद रखें, हम आगे मैं बात करूंगा आपसे पूछूंगा अभी कि कहाँ से खरीदना है जहां पे वैल्यू कम होगी और कहाँ बेचना है जहां वैल्यू ज्यादा होगी। चलिए एक एग्जांपल से इस प्रोसेस को पढ़ते हैं कि कैसे ये प्रोसेस काम करती है। ए और बी दो फर्म है, दोनों के पास एक जैसी एसेट्स हैं, और ए फर्म जो है वो इक्विटी फर्म है और बी फर्म में इक्विटी भी है और डेट भी है। तो क्योंकि दोनों फर्म के पास एक जैसी एसेट्स हैं, तो दोनों की कमाई बराबर होगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम ए की भी 1 लाख है, बी की भी 1 लाख है। बी फर्म में 5 लाख रुपए का डेट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ए फर्म की 10% है, क्योंकि बी फर्म में डेट है 5 लाख का, इसके कारण वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा रिटर्न मांगेंगे, इसलिए वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.66% है, कॉस्ट ऑफ डेट 6% है। तो यहाँ पे हम लोग वही ट्रेडिशनल अप्रोच की बात सुन के चल रहे हैं कि भाई अगर रिस्क ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न ज्यादा होगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालनी है, मैं पीछे वीडियो में बात कर चुका हूँ। नेट इनकम अप्रोच हमने पढ़ी है, ट्रेडिशनल अप्रोच हमने पढ़ी है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो नेट इनकम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। और नेट इनकम कैसे निकलती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालनी है, डेट की वैल्यू प्लस इक्विटी की वैल्यू दोनों को जोड़ दो, वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी।
तो यहाँ पे हमने इसी बेस पर यहाँ पे वर्किंग की है। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है फर्म की वो 1 लाख है, दोनों फर्म की 1-1 लाख है। दूसरी फर्म में डेट है 5 लाख रुपए का, 6% आपका ब्याज लगेगा, तो 30,000 रुपए का आपका यहाँ पे डेट के ऊपर इंटरेस्ट चला जाएगा। नेट इनकम फर्स्ट जो ए फर्म है उसमें 1 लाख हो जाएगी, बी फर्म में 70,000 हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? नेट इनकम को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आप लोगों की जो नेट इनकम है वो 1 लाख है फर्स्ट केस में। एक फर्म के केस में 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो 10 लाख आ जाएगी। बी फर्म में जो नेट इनकम है वो 70,000 है, तो उसको आप 11.66% से डिवाइड कर देंगे तो 6 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ डेट सेकंड फर्म में है, और जब आप टोटल वैल्यू को देखते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देंगे तो पहली फर्म की जो वैल्यू 10 लाख रुपए है, दूसरी फर्म की वैल्यू 11 लाख है। फिर आप कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग इनकम या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको वैल्यू फर्म से डिवाइड कर देंगे तो पहली फर्म में 10% आ जाएगी, दूसरी फर्म में 9.09% आ जाएगी। तो जब हमने वैल्यूज निकाली दोनों फर्म की तो हमने ये पाया कि जो बी फर्म है उसमें वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलती है कि भाई जिस फर्म में आप डेट का यूज करेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। तो यहां तक तो हमने वही बात की जो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलती थी, या ज्यादातर हम मान के चलते हैं कि डेट आप यूज करेंगे तो वैल्यू फर्म बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। पर एम मोदी गुलानी मिलर जो है वो इससे आगे बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों फर्म में ये वैल्यू बराबर नहीं है, वैसे तो बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों फर्म की एसेट्स एक जैसी हैं, कमाने कौन जा रहा है? एसेट्स। अब दोनों फर्म में कमाने वाली एसेट्स सेम है तो उनकी रिटर्न भी सेम होगी और वैल्यू फर्म भी सेम होगी। पर यदि फिर भी ये वैल्यू अलग अलग आती है, डिफरेंट आती है, तो यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा है? बी फर्म की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर आर्बिट्रेज प्रोसेस पिक्चर में आ जाएगी, क्योंकि कमाई तो दोनों की एक जैसा है तो वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस यहाँ पे बोलती क्या है कि आप ऐसा करिए, जहां पे वैल्यू ज्यादा है वहां पे बेच दीजिए और जहां पे वैल्यू कम है वहां पे खरीद लीजिए। इट मीन्स हम बी में बेच सकते हैं और ए फर्म में खरीद सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, वो रैशनल इन्वेस्टर है, उसके पास 10% इक्विटी शेयर्स हैं बी कंपनी के। अब बी कंपनी में जब 10% शेयर है तो उसकी पोजीशन ये है कि उसके पास मार्केट वैल्यू टोटल फर्म की है, टोटल जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है बी फर्म की यहाँ पे हमने दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये दी गई है 6 लाख रुपए है, और वैल्यू ऑफ डेट जो है वो 5 लाख है। तो वो 10% शेयर यहाँ पे अगर उसका ले रहा है तो 10% का मतलब ये हुआ कि उसके पास 60,000 रुपए की इक्विटी है। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। पर क्योंकि वो उस फर्म में 60,000 रुपए से मालिक है, 10% के लिए वो मालिक है, तो उस फर्म ने 5 लाख रुपए का लोन भी लिया हुआ है, और जब 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ तो उसका बर्डन भी उसे उठाना पड़ रहा है। इट मीन्स वो 50,000 रुपए का लोन अपने ऊपर बेयर कर रहा है, लोन का रिस्क अपने ऊपर बेयर कर रहा है, और उसको रिटर्न कितनी मिल रही है? तो नेट इनकम इक्विटी शेयर होल्डर्स की 70,000, तो उसका 10% उसको मिलेगा 7,000 रुपए की नेट इनकम है। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस उसको बोलती है क्योंकि बी फर्म की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो आप उसके शेयर को उसमें अपने शेयर को बेच दीजिए और ए फर्म में खरीद लीजिए। इसको हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बोलेंगे। तो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो अब क्या सोच रहा है? वही सोच रहा है कि मैं अपनी फर्म में बी फर्म में अपने शेयर को बेच दूंगा, तो उसका 10% शेयर है, तो जब उसको बेचेगा तो 60,000 जो है वो उसको वहां से पैसा मिल जाएगा। और अब सेम रिस्क पे रहने के लिए वो 50,000 का लोन ले लेगा। पहले भी उसके ऊपर 50,000 का बर्डन है लोन का ए फर्म में, तो उतना ही रिस्क पे रहने के लिए ये अजम्पशन है यहाँ पे कि कॉर्पोरेट लीवरेज को वो पर्सनल लीवरेज से रिप्लेस कर सकता है और उसे सेम टर्म्स पर ही लोन मिल जाएगा जिस टर्म पर फर्म को लोन मिलता है। तो वो उसी, क्योंकि रिस्क एक जैसा रखना है दोनों फर्म में, तो वो दूसरी फर्म में ए फर्म में तो डेट है नहीं, तो वहां अगर वो जा रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं 50,000 रुपए का लोन ले लेता हूँ, पर्सनल लोन ले लेता हूँ, तो अब मेरे पास 1,10,000 रुपए हो गए, और अब मुझे ये 1,10,000 रुपए ए फर्म में इन्वेस्ट करने हैं। ए फर्म में मुझे 10% शेयर लेने हैं, तो 10 लाख का 10% हुए 1 लाख रुपया मुझे चाहिए, जबकि मेरे पास आ कितने गए थे? 1,10,000। तो मेरी सेविंग कितनी होगी? 10,000 रुपए। अब रिटर्न को देखिए, उसका 10% शेयर है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो ये फर्म है उसमें जो ए फर्म में जो रिटर्न है वो 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख का 10% मिल जाएगा
10,000 रुपये की रिटर्न उसे मिल जाएगी एक फर्म में इन्वेस्ट करने के बाद। तो 10,000 रुपये में से, क्योंकि उसने लोन भी लिया है 50,000 रुपये का एट द रेट ऑफ 6%, तो 3,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 7,000। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या बोल रही है कि भाई आप की रिटर्न बराबर है, पर आप 10,000 रुपये का सरप्लस बचा रहे हैं। इस सरप्लस को आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदा है। रिस्क भी सेम है, यहाँ पे भी आपके ऊपर 50,000 रुपये का लोन था, यहाँ भी 50,000 रुपये का लोन था। यहाँ ठीक है इनडायरेक्टली है, पर प्रेशर तो ओनर के ऊपर ही होता है ना लोन का। तो इस बात को देख के ए जो इन्वेस्टर है हमारा, वो क्या करेगा? वो रैशनल है, वो एकदम बी कंपनी में अपने शेयर बेच देगा और ए कंपनी में शेयर खरीद लेगा। पर केवल वही रैशनल इन्वेस्टर नहीं, मार्केट परफेक्ट है, सभी लोग, सभी इन्वेस्टर इस बात को समझ जाएंगे, सभी लोग जो है बी में अपने शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, ए में शेयर को खरीदना शुरू कर देंगे। इससे सप्लाई बढ़ जाएगी। कहाँ पे बेच रहे हैं हम लोग, कौन सी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं बी के, वहां सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वहां प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा, उस फर्म की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। और ए फर्म के शेयर सभी खरीद रहे हैं, तो वहां पे जाके डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस को रेज कर देगी। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों फर्म में प्राइस जो है वो इक्वल नहीं हो जाता है। तो ये आर्बिट्रेज प्रोसेस है। मोदी गुलानी मिलर यही बोलता है कि अगर दो फर्म की वैल्यू जो है, मान लीजिए वो आपस में बराबर नहीं है, तो आर्बिट्रेज का प्रोसेस यहाँ पे काम करेगी। इस कंपनी के शेयर हम बेचते जाएंगे, इसमें खरीदते जाएंगे, यहाँ पे खरीदते जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू अप हो जाएगी, इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और ये दोनों वैल्यू आपस में मैच कर जाएंगी। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से ये जो वैल्यूज है लंबे समय तक डिफरेंट नहीं रह सकती। और ये जो प्रोसेस है ये कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, और इन अजम्पशन को बीच में मैंने बात भी की है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।